बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम मुकदमे की दूसरी समाअत थी और वो मुकदमा है मखसूस नशिस्तों का। इसके ऊपर आज क्या कुछ हुआ उसके कुछ अहम नुकात आपके सामने रखेंगे, जबकि उसमें अब एक अहम मोड़ भी आ गया है, उसके ऊपर भी आपके सामने तफसील रखेंगे कि वो क्या मामला है और वो किस तरीके से एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। आज का दिन भी अदालती कार्रवाई थी, कल का दिन भी अदालती कार्रवाई रही, साइफर का फैसला आया था और जो आने वाला दिन है यानी कि कल, उसमें फिर एक अदालती खबर आने वाली है बड़ी, और वो है तौहीन अदालत की कार्रवाई। एक सेनेटर हैं और एक MNA हैं, सेनेटर फैसल वावडा जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल जो हैं MKM के, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकदमा जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ट्वीट का जो मामला है उसमें मुसलसल इजाफा तो होता चला जा रहा है उस मसले के अंदर। आज उसमें एक नया टर्न आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया है कि वो ट्वीट क्यों की गई थी इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, जिसमें 1971 के वाक़े का जो हवाला भी था और उसके अलावा वहाँ पर 2 तस्वीर भी थी और वीडियो भी थी, और वो ट्रेंड चला कि गद्दार कौन था। उसमें ये एक नई पेशरफ सामने आई है कि आज वजह बताई गई है कि ट्वीट क्यों की गई थी। मेरे लिए बहरहाल वो हैरान कुन है, बहरहाल उस पर बात करेंगे। अब आ जाते हैं आज का जो मखसूस नशिस्तों का मामला था। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने आज उसके ऊपर दूसरी समाअत की। एक समाअत कल हुई, एक आज हुई, और कल की समाअत आज की समाअत, उसका जो इम्प्रेशन था, मैं दोबारा पहले इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इंप्रेशन यही आ रहा है कि शायद वो नशिस्तें जो हैं हुकूमती इत्तेहाद को तो ना मिलें, ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। आज की जो समाअत की कुछ अहम चीज़ें थी, मैं कोशिश करता हूँ वो आपके सामने रख दूँ। एक बात तो इनके जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनका ये मौक़िफ़ था कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से फहरिस्तें जमा करवाई गई यानी रिजर्व सीटों के लिए, तो उस वक्त नून लीग की जानिब से भी जमा कराई गई, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से भी जमा कराई गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी उसको तो मंजूर नहीं किया, जबकि दीगर जमातों की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया गया। तो इसका मतलब ये है, पॉइंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से रिजर्व सीटों के लिए फहरिस्तें जमा करवाई गई थी। ये अलग बात है कि वो बाद में करवाई गई, पहले करवानी होती हैं। अब आ जाते हैं एक और इसमें अहम नुक्ता जो था आज, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट अदालत के अंदर नजर आया, बुनियादी तौर पर वो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दरमियान में बैठे हैं और उनके लेफ्ट साइड पे बैठे थे जस्टिस मुनीब अख्तर, और आगाज़ इसका जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से हुआ, और उनका ये कहना था कि अगर ये फ़ैसला ना होता, रबर स्टैम्प का भी उन्होंने जिक्र किया, गलतियों का भी जिक्र किया, एक तवील सीरीज़ है गलतियों की, और वहाँ यहाँ पे आके रबर स्टैम्प का जहाँ पे उन्होंने जिक्र किया वो इस फैसले के हवाले से था कि पीछे बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हुई, तो फिर यहाँ अदालत ने बतौर एक रबर स्टैम्प के काम किया, उनके ऊपर जो है मोहर तस्दीक सब्त कर दी। पॉइंट उनका ये था कि अगर पीछे से कोई गलतियाँ आ भी गई थी, कुछ हो भी गई थी इलेक्शन कमीशन के फोरम तक, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आ गया था तो उसका इस्लाह का इम्कान था, इस्लाह की जा सकती थी, ये तनाजुर था उनका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि मोहर लगा दी गई। सो ये इनकी तरफ से पॉइंट था। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो कहा गया आगे जाके, तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन करवा दिए जाते, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है दुरुस्त तरीके से, तो ये सारे मसाइल पैदा ही ना होते। अब जस्टिस मुनीब अख्तर का मौक़िफ़ क्या था, इस सारे तनाज़े की वजह जो था वो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब मैं ये मेरा नुक्ता है जो मैं बताने लगा हूँ, ये तो जस्टिस मुनीब की बात थी। उनका ये जो फैसला था बल्ले के निशान से महरूम करने वाला, उसको तहरीर किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से, और ये तवज्जो दिलाई गई जस्टिस मुनीब की इस तरफ कि अगर ये फैसला ना होता तो गालबन ये तनाज़ा खड़ा ना होता। तो इसका मतलब यही था। फिर अब आगे जाके एक अहम नुक्ता ये भी था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा कि ये जो उम्मीदवार थे, हमारे उस फैसले में कहाँ पर लिखा हुआ है कि बल्ले का निशान जो है वो किसी को अलॉट नहीं हो सकता। फिर एक मौके पर उनके वकील जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल सिद्दीकी साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन में रुजू किया कि उनको तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो वही नामजद किया जाए, यानी उसको वही समझा जाए कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको मंजूर नहीं किया गया। और इसकी वजह के ऊपर बहस हुई अंदर कि इसके ऊपर काजी साहब ने कहा कि हमारे फैसले में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप बल्ले का निशान किसी को नहीं दे सकते, तो इसका मतलब यह है कि हमारे फैसले को दुरुस्त तरीके से समझा ही नहीं गया। ये एक अहम नुक्ता है कि दुरुस्त तरीके से समझा नहीं गया। इसका मतलब यह है कि उस फैसले के मुताबिक किसी को बल्ले का निशान देने में कोई ममानियत नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया उसका जवाब दिया फिर आगे एक और मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर वो बल्ले का निशान दे देते, जस्टिस मुनीब अख्तर ने गालबन ये कहा कि अगर बल्ले का निशान अलॉट कर दिया जाता तो वो तो फिर अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हो जाती और तौहीन अदालत का मामला शुरू हो जाता।
तो इसलिए गालिबन बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं किया गया। लेकिन काजी साहब की जानिब से, जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से इस चीज़ की वजाहत कर दी गई कि उनके फैसले के अंदर बल्ले का निशान किसी को देने की कोई ममानियत नहीं थी। इस पे गालिबन इन्होंने, वकील साहब ने भी कहा कि काश ये बहुत ही अच्छा होता कि अगर आपके फैसले के साथ एक वजाहती नोट भी लिख दिया जाता। मुराद उनकी ये थी कि ताकि ये बात समझ आ जाती सबको कि इस फैसले के अंदर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि आप किसी को बल्ले का निशान नहीं दे सकते। तो ये वहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प यानी पैदा हुई। अब मैं आता हूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ अहम सवालात उठाए जो गुफ्तगू थी, उनके रिमार्क्स हैं बेसिकली। उन्होंने कहा जी कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा। आगे कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। अगली बात उनकी ज़्यादा अहम है जो इससे जुड़ी हुई है। मजीद कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में PTI उम्मीदवार जाहिर किया। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, ये जिससे मुनीब कह रहे हैं, उन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी में खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर किया। और आगे कहते हैं कि कागजात बतौर PTI उम्मीदवार मंजूर हुए और लोग मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवार को आज़ाद करार दे सकते हैं, ये बड़ा कोर नुक्ता है, उन्होंने सवाल उठा दिया। और आगे वो कहते हैं कि इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। सो पॉइंट यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर इस मौके पर गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक लीगल गलती हो गई। और वो गलती ये थी, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ गया था और उसके बाद ये जो बल्ले के निशान से तो चले महरूम हो ही गए, लेकिन उनकी जो पार्टी थी बतौर सियासी जमात, वो बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में मौजूद रही। उसके ऊपर कोई पाबंदी लगी थी, वो ख़त्म भी नहीं हुई थी। तो इनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इनके कागजात नामजदगी के ऊपर तहरीक इंसाफ मेंशन है, वो मंजूर भी हुए। निशान बेशक अलग-अलग था, लेकिन ये उस पार्टी के अरकान थे। तो अगर ये अपनी ही पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो शायद ये पेचीदगी इनके लिए इतनी ज़्यादा ना होती, जिसकी आज विंडो जो है वो दिखाई चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने। उन्होंने कहा जी किसी को कोई मुमानियत नहीं थी इस चीज़ की। और आगे जाके अब ये मैंने पहले गुजारिश की थी कि 3 ऑप्शन हो सकते हैं, आज एक चौथा ऑप्शन जिंदा हो गया। एक ऑप्शन था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाए, दूसरा है जिनको पहले तकसीम की गई थी उन्हीं को वापस तकसीम कर दें, और तीसरा था खाली छोड़ दें। अब चौथी ऑप्शन आ गई है कि क्या ये तहरीक इंसाफ को भी मिल सकती हैं। अब जो मैंने जस्टिस मुनीब की जो बातें आपके सामने रखी हैं, रिमार्क्स, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि उनके कागजात नामजदगी, उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है और फिर वो मंजूर भी होते हैं, उस पर वो जीत के भी आते हैं, लेकिन वो फिर आगे जाके किसी और पार्टी में शामिल होते हैं। बल्कि इसी के ऊपर चीफ जस्टिस ने बड़ी अहम बात की। अब उनका नुक्ता जो है वो इंडोर्स कर रहा है, इस पॉइंट को इंडोर्स कर रहा है या करीब ला रहा है उसको, कि जो बातें जस्टिस मुनीब ने की। काजी फाइज साहब ये कहते हैं कि इस हिसाब से जो इन्होंने अभी बातें की जस्टिस मुनीब ने, कि उनके कागजात नामजदगी के ऊपर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, वो मंजूर भी हो गया और वो जीत कर भी आ गए। अब काजी साहब फरमाते हैं इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में PTI के कामयाब लोग शामिल हुए। दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, काजी साहब ये फरमा रहे हैं, फिर जो जस्टिस मुनीब ने बात की, उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब लोग जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। और आगे कहते हैं पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर यानी किसी हद तक ये एडमिट हो रहा है मामला कि अगर जस्टिस मुनीब की बात को ले लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जीते हुए लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, ना कि आज़ाद लोग शामिल हुए। तो यानी इम्कानी सूरत हाल ये भी पैदा हो सकती है, हो रही है, कि शायद वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीटें उनको मिल जाएं। ये एक चौथा ऑप्शन आज जो हमें इससे समझ आ रहा है वो ये एक हो सकता है। अब आगे मैंने दोबारा अर्ज की, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस सारे सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। अब ये चीफ जस्टिस की मौजूदगी में वो कह रहे हैं, मैं इसको इख्तिलाफ राय, मैं समझता हूँ ये कमेंडेबल है इख्तिलाफ राय। उसकी वजह यह है कि अगर सब एक जैसा सोचेंगे तो फिर डाइवर्सिटी कैसे होगी। अब साथ साथ बैठे हुए हैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनकी राय है और यही तवक्को की जाती है। इख्तिलाफ राय जो है, मेरा ये ख्याल है वो हुस्न है कि उससे बेहतरी का इम्कान पैदा होता है और नतीजा बेहतर आता है, फैसले देर पा होते हैं। अगर एक जैसा सोच के फैसले दे दिए जाएँ तो जो मुखालिफ सोच है वो तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं होती उसके अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बहरहाल जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह पे है।
अदालत के अंदर आपको तकसीम वाज़ेह नज़र आई। मुतअद्दिद जज साहिबान जो हैं उनका गुफ्तगू से ये तासुर बज़ाहिर मिल रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये नशिस्तें जो हैं तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, जबकि एक साइड और भी है जो शायद इस हक़ में ना हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसकी हकदार है। लेकिन बहरहाल फैसला जज साहिबान ने करना है। मैंने जो कहा इख्तिलाफ राय का हुस्न ये होगा कि जब इसका फैसला होगा वो इन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेगा और फैसले के अंदर ऑब्वियसली एक मेजॉरिटी का फैसला होगा, माइनॉरिटी का होगा, या मुत्तफिक के फैसले की कोशिश की जाएगी। बहरहाल जो भी होगा उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, फिर सबका पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, ये चीज़ें वहाँ पर आएंगी तो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बहरहाल ये तो इन्होंने कह दिया। इसके अलावा जैसे मुनीब अख्तर ने एक और बात की, उम्मीदवार अगर बैलेट पेपर पर PTI उम्मीदवार होता तो ये सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी होती। तो मैंने आपको पहले कहा कि जब काजी फाइज साहब ने कहा कि हमारा फैसला कहीं भी इसमें रुकावट नहीं डालेगा या उसमें कोई ममानियत नहीं है, कि हमारे फैसले का ये मतलब नहीं था कि भले का निशान किसी को नहीं दिया जा सकता, उसके ऊपर जवाब जैसे मुनीब का है कि उम्मीदवार अगर बैलेट पेपर पर PTI उम्मीदवार होता तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होती। बहरहाल ये उनका नुक्ता था। और इसके अलावा जो जैसे अतर मिन अल्लाह हैं उनका भी एक अहम रिमार्क्स है। उन्होंने कहा कि असल स्टेक होल्डर, यानी उन्होंने तवज्जो दिलाई जो असल इशू है ना, इलेक्शन का मतलब तो यही होता है विल ऑफ द पीपल, लोगों की राय जो है उसका एहतराम करना, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। असल स्टेक होल्डर वोटर है और जो हमारे सामने नहीं है। PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इस तरफ तवज्जो दिलाई जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने। उनका पॉइंट ये था कि आपके सामने जो सूरत हाल थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खदशात थे, काश उनको भी मद्देनज़र रखा जाता, यानी उन हालात को जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे जिनका तहरीक इंसाफ को सामना था उनको भी फैसला करते हुए मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था। ये जस्टिस अतर मिन अल्लाह की गुफ्तगू का मतलब है। और बहरहाल ये सूरत हाल जो है, मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में जस्टिस मंसूर ने भी एक और अहम नुक्ता उठाया, वो मैं आपके सामने रख दूँ। उन्होंने बात बड़ी आसान कर दी जस्टिस मंसूर ने, यानी जिसको कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात। उन्होंने कहा जी 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। मसलन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक पार्टी है A, एक पार्टी है B, इसने ली 10 नशिस्तें, इसने ली 100 नशिस्तें। जो तनासुब है, जो मुकर्ररा मखसूस नशिस्तें मिलने का, A पार्टी को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मिल जाएंगी, B को उसके तनासुब से मिल जाएंगी। अब वो आगे कहते हैं कि बाकी नशिस्तों, लेकिन नशिस्तें बच गईं। अब वो कहते हैं कि बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। आगे वो कहते हैं यह नहीं हो सकता कि उन ही सियासी जमातों में इजाफी नशिस्तें भी बांट दें, यानी कि इस चीज़ के ऊपर कुलियतन जस्टिस मंसूर अली शाह इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि वो दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएं। वो कह रहे हैं A और B को उनका अपना हिस्सा मिल गया। ये नहीं हो सकता कि जो नशिस्तें बच गई हैं वो दोबारा इजाफी तौर पर इन दोनों फरीकों में, यानी A को और B को और दे दी जाएं, तो इससे वो कुली तौर पर मेरा ख्याल है मुत्तफिक नहीं है। तो जिस पे मैंने कहा ये नशिस्तें उनकी तरफ वापस जाती हुई तो बड़ी मुश्किल नज़र आती है हमें। बहरहाल इसके ऊपर अब 24 जुलाई तक इसकी समाअत मुलतवी की गई है, जो 24 जून तक, माजरत चाहता हूँ 24 जून तक। तो अब दौरानिया इसमें तकरीबन 20 एक दिन का वक्फा है। तो ये बड़ा अहम और क्रिटिकल मोमेंट है। नई चीज़ जो इसमें आ जाए, नया मोड़ जो इसमें आया वो ये है कि 7 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया और 3 नए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने हैं। जजेस की कुल तादाद सुप्रीम कोर्ट के है 17, इस वक्त 14 मौजूद हैं। एक जज साहिबा मुसर्रत हिलाली साहिबा वो अलील हैं, वो बेंच का हिस्सा नहीं, तो 13 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अगर ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, नए 3 जज साहिबान आ जाते हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो तंदुरुस्त हो जाती हैं, तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा हो सकता है और इसका गालिब इम्कान है कि हुकूमत जो है वो मुतालबा कर दे कि जो बाकी जज साहिबान हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो अगर वो ऐसा होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि सूरत हाल कुछ आपको बदलती हुई नज़र आएगी। उसकी मैं मज़ीद वजह की तरफ तो नहीं जाता। जो जजेस की तैनाती होती है वो मामले के अंदर बड़े मराहिल होते हैं। बहरहाल जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं कहीं ना कहीं उनका एक इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनका होता है, क्योंकि तैनाती का मामला है, फ़िल्टर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन असर व रसूख ज़रूर होता है। तो अगर उनकी सोच के हामिल लोग आ जाएँ तो फिर सूरत हाल में कुछ तब्दीली का इम्कान भी पैदा हो सकता है। तो ये तो बहरहाल एक मामला हो गया। अब आ जाते हैं तौहीन अदालत का केस। आज कल समाअत होने जा रही है फैसल वावडा और उसके अलावा ये जो MQM के रहनुमा है मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की अदालत ने करार दिया था कि आप अपने तहरीरी जवाब जमा करवाएं, उन्होंने जमा करवा दिए। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो बड़ा सिंपल काम किया, उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया, गैर मशरूत माफ़ी मांगी, अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ता हूँ और अदालत की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
ये तो इनका जवाब हो गया, इनको क्लोज कर दें। फैसल वावडा साहब जब से ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ उसके बाद से वो और ज़्यादा वोकल हुए हैं। एक तो है वोकल होना, अब उनकी जानिब से जो आज जवाब जमा कराया गया वो 16 सफ़ात पे मुश्तमिल उनका जवाब है, और जवाब के अंदर उन्होंने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। अलबत्ता अदालत को उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ का दायरा कार जो है वो बज़ाहिर बढ़ाने की सही की एक जो नज़र आ रहा है। उन्होंने अपने तहरीरी जवाब के अंदर 3 लोगों की जो तकारीर हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट शामिल किए। एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने लिखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जजेस के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की, उसका ट्रांसक्रिप्ट। अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने 28 मई को जो तकरीर की, काली भेड़ों का जिक्र किया अदलिया के अंदर, उनका ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया। और फिर इसी तरह उनकी जानिब से रऊफ़ हसन साहब जिन्होंने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कुछ को टाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल उनके लिए किया था, उनकी तकरीर का भी ट्रांसक्रिप्ट शामिल कर दिया। यानी कि अगर ये तौहीन अदालत नहीं है तो फिर मेरी क्या है मुराद उनकी ये है। इस्तदा उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे और नोटिस वापस लिया जाए। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लग रहा है कि फैसल वावडा साहब मुश्किल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अदालत को बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा उनके लिए। अगर ऐसा होता है तो फिर एक एग्जाम्पल तो सेट हो जाएगी। निहाल हाशमी आपको याद है माफ़ी नहीं मिली थी, तलहाल चौधरी को माफ़ी नहीं मिली, दानियाल अजीज़ को माफ़ी नहीं मिली थी। तो अब अगर इतनी सारी बातें करने के बाद और अपने तहरीरी जवाब के अंदर भी माफ़ी ना मांगने के बावजूद उनको रियायत मिलती है तो मुझे लगता है कि ये एक नई मिसाल कायम होगी। बहरहाल देखते हैं कल उनके साथ क्या होता है, ख़तरा ज़रूर है मेरे नज़दीक। अब आते हैं ट्वीट के ऊपर, जो मैंने आपको गुजारिश की थी कि एक नुक्ता है उसमें बड़ा अहम मैं आपके सामने रखता हूँ। आज तलबी थी रऊफ़ हसन साहब की और इनके 3 बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन साहब और इसके अलावा उमर अयूब साहब, उनकी ट्वीट के मामले पे FIA जो इंक्वायरी कर रहा है इनको बुलाया गया था, लेकिन वो वहाँ पेश नहीं हुए। और वजह यह है कि उन्होंने इस नोटिस को और इस शिकायत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और वो लिखते क्या हैं, वो ये कहते हैं, दरख्वास्त जो मैं उन्होंने कहा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी, उन्होंने कहा बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्स देना था। और आगे लिखते हैं, ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, इसका आप खुद ही इससे अखज़ कर लें किसी की क्या मुराद है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।